Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Umesh, your educator from the mathematical thing, and today we will do the remaining question. So let's start. लास्ट क्लास में हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे डोमेन और रेंज पे, और जो अलजेब्रा फंक्शन था यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन एंड कोसेंट ऑफ टू फंक्शन, इस पर हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे। और लास्ट में डोमेन और रेंज से एक क्वेश्चन किया और एक आपके लिए होमवर्क था। चलिए उसको आज हम कंप्लीट करते हैं। तो होमवर्क क्या था? होमवर्क ये था कि ये जो फंक्शन है g(x = 1/1 - x²), इसका डोमेन और रेंज आपको बताना था। ठीक है, तो इसे करते हैं। g(x = 1/1 - x²), ये हमारा फंक्शन है। इसका डोमेन और रेंज बताना है। डोमेन निकालने के लिए क्या करते हैं? फंक्शन के डेफिनेशन पे जाते हैं, है ना। फंक्शन हमारा डिफाइंड कब है? ये फंक्शन क्या है? एक रूल की तरह है, और ये जो रूल है वर्क करना चाहिए, है ना। इनपुट आउटपुट सिस्टम की तरह है। हम कुछ इनपुट देंगे और वो हमें कुछ रिटर्न करेगा, है ना, अंडर द डिफाइंड रूल। अगर वो कुछ रिटर्न नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उस पॉइंट पर, उस पार्टिकुलर पॉइंट पर वो डिफाइंड ही नहीं है। तो यही चीज़ हम देखेंगे कि किस पर डिफाइंड है और किस पर वो फेल हो जा रहा है। ठीक है। सो दिस फंक्शन g(x) इज डिफाइंड इफ, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, डिफाइंड इफ 1 - x² नॉट इक्वल टू 0, है ना। यानी कि ये जो डिनोमिनेटर होगा ना इस फंक्शन का, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है, वो अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है। सो 1 - x 1 + x, ये मैंने फैक्टर कर दिया। 1 - x² है, उसका फैक्टर कर दिया, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये पता चलता है कि x नॉट इक्वल, एक आध स्टेप और लिखते हैं, 1 - x नॉट इक्वल टू 0 और 1 + x नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलता है कि x नॉट इक्वल टू 1, है ना। बेसिकली x को उधर ले गए हम, तो x नॉट इक्वल टू 1 और x नॉट इक्वल टू -1, यानी कि x -1 भी नहीं होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए, है ना। ये कंडीशन है इस फंक्शन के डिफाइन होने की, है ना। ये कंडीशन जब होगा, ये फुलफिल होगा, तब ये फंक्शन वर्क करेगा, है ना। कुछ हम देंगे तो ये हमें कुछ रिटर्न करेगा। जब x 1 या -1 ना हो, अगर x 1 या -1 आपने दे दिया गलती से भी, तो क्या होगा आकर देख लीजिए इसमें खुद ही। मान लीजिए कि हम g फंक्शन को हम 1 दे रहे हैं, ठीक है, x की जगह पे 1 रख रहे हैं, x = 1, तब क्या हो जाएगा? 1/1 - 1 का स्क्वायर। तो ये 1 - 1 हो जाएगा नीचे, 1/0, ये है अनडिफाइंड। ठीक है। अब अगर x = -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/1 - -1 का स्क्वायर। 1 -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, तो 1/0, ये भी अनडिफाइंड हो गया। यानी कि 1 और -1 पर ये फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है, ये अनडिफाइंड हो जा रहा है। इसीलिए इन दोनों पॉइंट्स को छोड़कर बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं रियल नंबर में, उन सब पर ये वर्क करेगा। यानी कि वो सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा एक्सेप्ट 1 - 1, वो डोमेन कहलाएगा। डोमेन ऑफ g(x) क्या हो जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर R से हम इन दोनों को हटा देंगे। कैसे लिखते हैं? करली ब्रासेस में -1, 1। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट्स को हम सेट ऑफ रियल नंबर से हटा देंगे,
तो जो बाकी का रियल नंबर बच जाएगा वो सारा डोमेन कहलाएगा, उन सारे पॉइंट्स पर ये फंक्शन काम करेगा। करली ब्रासेस क्यों लिखे हम, क्योंकि सेट जो है आर, उसमें से आप एलिमेंट को नहीं हटा सकते, सेट में से सेट को ही हटाया जाता है, इसीलिए करली ब्रासेस लगाने का मतलब ये हमारा रोस्टर फॉर्म में एक सेट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेंज ऑफ जी एक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 2.3 की ओर आते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, गिव रीजन इफ़ इट इज़ अ फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। बेसिकली इसमें हमें बताना है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है। रिलेशन तो है ही, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट रिलेशन होता है। यहाँ पर दिख रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर है, इट मीन्स ये किसी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये सबसेट है, इसीलिए ये रिलेशन होगा। और हमें बताना है क्या ये फंक्शन है या नहीं। फंक्शन क्या होता है, दो सेट, सेट ए सेट बी, सेट ए के हर एक एलिमेंट्स का इधर कोई यूनिक इमेज होना चाहिए। ठीक है, गलती से भी सेट ए के एक एलिमेंट सेट बी में दो एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहिए। ये वाला जो चीज़ है ना, ये नहीं होना चाहिए, वरना वो फंक्शन ही नहीं होगा। यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, या रिलेशन कह लें, तो सेट ए का एक एलिमेंट, मान लीजिए कि ये 1 है। ठीक है, मान लीजिए कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इट मीन्स 1,2 एंड 1,3 ये दोनों उस रिलेशन में आ जाएगा। तो जब भी आप देखें कि दो ऑर्डर्ड पेयर का पहला कंपोनेंट सेम है और दूसरा कंपोनेंट दोनों में डिफरेंट है, इसमें पहला कंपोनेंट 1 है, इसमें भी 1 है, बट दूसरा कंपोनेंट इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो पहला कंपोनेंट सेम हो और बाकी के दो सेकेंड कंपोनेंट अगर डिफरेंट हैं, तो इट मीन्स कि हमारा जो 1 पॉइंट है इसके दो इमेज मिल रहे हैं, एक 2 मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है। यानी कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट के साथ एसोसिएशन रखता है, और इस केस में वो फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखकर बता सकते हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पर 2 है, क्या कहीं और पर भी 2 है, नज़र आया आपको? नहीं है, तो इसमें कि ये जो पॉइंट है इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी हम देखेंगे अगर यहाँ पर 2 है और कहीं और पर भी 2 नज़र आ रहा है, तो हम उस पर गौर करेंगे कि उसका सेकेंड कंपोनेंट क्या है। ठीक है, तो 2 के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आते हैं 5,1 पे, क्या कहीं 5,1 और दिखा? नहीं दिखा। 8,1 भी यूनिक है, दिखा? नहीं दिखा। 11,1, 14,1, 17,1 कहीं पर भी नहीं दिखा। ठीक है, इट मीन्स ये फंक्शन है। अब हम इसे चाहें तो डायग्राम बनाकर भी देख सकते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि इधर वाला सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए में फर्स्ट कंपोनेंट क्या क्या है? 2 है, 5 है, 8 है, 11, 14, 17। 2, 5, 8, 11, 14, 17। और जो सेकेंड कंपोनेंट है वो क्या है? वो 1 है। 2 1 यानी 2 1 के साथ एसोसिएटेड है, 5 भी 1 के साथ, 8 भी 1 के साथ, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएशन रखते हैं। और जो डेफिनेशन है फंक्शन का वो ये कहता है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में यूनिक इमेज होना चाहिए। यूनिक इमेज का मतलब है एक ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। 2 के लिए एक इमेज मिल रहा है 1, सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। एक से ज़्यादा तो नहीं मिल रहा है ना। मान लीजिए कि 2 का इमेज 1 है, साथ साथ -1 भी होता या कुछ और होता, तो
दो यहाँ पर सेट ए का एक एलिमेंट जिसका जो 2 है वो सेट बी के 2 एलिमेंट्स के साथ एसोसिएशन नहीं रख सकता है, या फिर कहें कि 2 इमेज इसके नहीं होंगे, एक ही एलिमेंट के 2 इमेज नहीं हो सकते। तो जब 2 इमेज नहीं होंगे तब वो फंक्शन होगा। तो ऐसा तो है नहीं, हम देख रहे हैं कि सबका क्या है, यूनिक मिल रहा है, हमें एक ही इमेज मिल रहा है, इसीलिए ये फंक्शन होगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे, सिंस एवरी फर्स्ट कोऑर्डिनेट of each ordered pair have unique image, therefore given relation is a function। ठीक है। इसका डोमेन और रेंज की बात करें, डोमेन ऑफ एफ क्या क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 सेट ए पूरा आ जाएगा। आप चाहे तो सेट ए भी लिख दें, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू ए, या फिर एलिमेंट वाइज लिख करके दिखा दें। तो ये हमारा डोमेन हो गया। रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा, जो इमेजेज है, तो सिर्फ 1 इमेज आ रहा है सबका, तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं 2 पर। क्या ये रिलेशन फंक्शन है? कौन कौन से एलिमेंट हैं? देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, इतने एलिमेंट हैं हमारे। इसे सेट ए नाम दे दो, इसे सेट बी। अब इसके इमेजेस 2 किस पे जा रहा है, 2 जा रहा है 1 पे। 4 किस पे जा रहा है, 4 जा रहा है 2 पे। 6 किस पे जा रहा है, 3 पे। 8 किस पे जा रहा है, 4 पे। 10 किस पे जा रहा है, 5 पे। 12 किस पे जा रहा है, 6 पे। 14 किस पे जा रहा है, 7 पे। हर एक एलिमेंट का सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में एक यूनिक इमेजेस मिल रहा है, इसीलिए ये जो रिलेशन है वो फंक्शन कहलाएगा। इसी चीज़ को हम लिखेंगे, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक images in set B. This implies given relation is a function। इसका डोमेन और रेंज भी बताना है। डोमेन क्या होगा, डोमेन सेट ए हो जाएगा, यानी कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो डोमेन के पॉइंट हो जाएंगे। क्या है इसमें, 2 है,
2 है, उसके बाद क्या है 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। ये हो गया हमारा डोमेन। रेंज क्या होगा, ये जो पॉइंट्स दिखे डोमेन के, इन सारे पॉइंट्स का जो इमेजेज होगा उसका कलेक्शन रेंज कहलाएगा। तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज में हमारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमारा रेंज होगा। नेक्स्ट हम जाते हैं तीसरे नंबर पे, क्या है ये सेट ए, ये सेट बी। 1 2 3 5। 1 जो है हमारा एसोसिएटेड है 3 से भी 5 से भी, फिर 2 हमारा 5 से है। तो 1 का इमेज 5 है, 2 का भी इमेज 5 है, ये पॉसिबल है। ए के 2 डिफरेंट एलिमेंट, तो 1 का इमेज 3 है, 1 का इमेज 5 भी है, 2 का इमेज 5 है, 2 का इमेज यूनिक है ना। 2 का एक ही इमेज मिल रहा है, यूनिक इमेज सेट बी में, एक से ज़्यादा तो नहीं मिल रहा है। लेकिन ए का जो एलिमेंट 1 है, इसका 2 इमेज मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है, एक 5 मिल रहा है। इन दोनों के साथ वो एसोसिएशन में है। ऐसे भी देख करके समझ सकते हैं कि 2 ऑर्डर्ड पेयर जिसका फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो बट सेकेंड कंपोनेंट दोनों में डिफरेंट हो, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है फंक्शन के लिए। अगर ऐसा हुआ कि पहला कंपोनेंट 2 एलिमेंट का सेम है बट दूसरा अलग अलग है, इट मीन्स कि 1 जो है ना 3 के साथ भी जोड़ा बना रहा है और 5 के साथ भी जोड़ा बना रहा है, यानी कि 2 इमेजेस मिल रहे हैं। इसीलिए इस केस में ये फंक्शन नहीं होगा, वही लिखेंगे हम, दिस इज नॉट ए फंक्शन एज 1 हैज 2 इमेजेस इन बी। कौन कौन से, नेमली 3 एंड 5। 1 क्या है 3 में भी और 5 में भी। ठीक है, 2 नाव पर पैर रखना। तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। अब क्योंकि फंक्शन नहीं है तो डोमेन रेंज भी नहीं होगा। रीजन दे दिए हम क्यों नहीं है फंक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। पहला नंबर क्या है, मॉडुलस फंक्शन है। तो ये तो हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है। जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसका डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि आर होता है। यहाँ पर बस माइनस लग गया है, बस उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ग्राफ का, और कुछ नहीं। लेकिन ये लेगा तो हर एक रियल वैल्यू पॉसिबल है इसके लिए, इसीलिए डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा सेट आर, हर एक वैल्यू ले सकता है। अब बात करते हैं इसके रेंज की। रेंज समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि वो रिटर्न क्या क्या कर रहा है और कौन सा चीज़ रिटर्न नहीं कर पा रहा है। तो जो मॉडुलस फंक्शन है वो क्या करता है एग्जैक्टली, एक्स को कोई वैल्यू जब आप देते हैं चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या करता है उसको पॉजिटिव बना के रिटर्न करता है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि एक्स इक्वल टू अगर हम 0 रखते हैं तो ये फंक्शन 0 हो जाता है। एक्स इक्वल टू -1 रखिए, एक्स इक्वल टू -2 रखिए, एक्स इक्वल टू माइनस क्या 500 रख देते हैं, तो f-1 पहले से माइनस लगा है और मोड के अंदर -1। ठीक है,
मोड वाला क्या करता है, पॉजिटिव बना कर निकाल देता है। ये -1 जो है ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन गया। बाहर से जो माइनस था वो वाला ये माइनस है। जब x = -2 रखेंगे तो माइनस बाहर एक तो पहले से अंदर -2, ये मिलेगा हमें -2। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये वाला जो चीज़ है -2 मोड के अंदर ये बन जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन पॉजिटिव रिटर्न करता है। तो बाहर वाला जो माइनस है ये रहेगा। फिर जब x = -500 रखेंगे तो क्या होगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर -500। तो मॉडुलस तो उसको पॉजिटिव बना देगा 500 को, लेकिन जो बाहर माइनस लगा है ना वो रहेगा। और फिर जो हम वैल्यू दे रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि इंटीजर्स हो, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बस हम यहाँ पर देख क्या रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0 पर 0 आया, नेगेटिव नंबर पे क्या वो कर रहा है, नेगेटिव ही दे रहा है। अगर हम पॉजिटिव अब रख करके देखते हैं, मान लीजिए कि x = 5 रख दी तो f5 ये निकालेगा। माइनस बाहर है, x को हमने 5 दे दिया, तो मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव बना के रिटर्न करते हैं। हम दे ही रहे हैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रिटर्न करेगा। बाहर वाला माइनस था, माइनस रहेगा। तो अब जाके क्लियर हुआ होगा कि जब पॉजिटिव नंबर दे रहे हैं ना तब भी वो क्या कर रहा है, उसमें नेगेटिव ही रिटर्न कर रहा है हमें, है ना। मॉडुलस फंक्शन तो पॉजिटिव बनाता है, लेकिन इस मॉडुलस फंक्शन में बाहर माइनस लगा हुआ है, ये वाला गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर दे रहे हैं तब भी इसमें माइनस लगा के हमें रिटर्न कर रहा है। नेगेटिव दे रहे हैं तो मॉड वाला फंक्शन उसे पॉजिटिव कर रहा है, लेकिन जो बाहर माइनस लगा है उसकी वजह से माइनस हो रहा है। सिर्फ 0 एक ऐसा नंबर है जिस पे 0 आ रहा है। बाकी कोई भी नंबर हम जब इसको देते हैं तो 0 से छोटा ही, यानी कि नेगेटिव रिटर्न हमें मिल रहा है। सो 0 इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट इट रिटर्न्स। बाकी 0 से छोटा ही रिटर्न करेगा, इसीलिए रेंज क्या हो जाएगा इसका, रेंज क्या हो जाएगा, -∞ to 0। ठीक है, क्लोज इंटरवल होगा 0 साइड, इधर होगा ओपन। 0 रिटर्न करता है मैक्सिमम और उससे छोटा ही रिटर्न करता है, तो -∞ ओपन इंटरवल टू 0 क्लोज इंटरवल। ये निकल गया इसका डोमेन और रेंज। ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ये है आप सबके लिए होमवर्क, है ना। इसे आप लोग ट्राई करेंगे। ये रहा होमवर्क। ठीक है, जो मैंने पहले बताया था कि फंक्शन का डिफाइंड होना ज़रूरी है उसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर 9 - x² है, इसको डिफाइंड बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसे पॉजिटिव दिखाना है। मतलब ये पॉजिटिव होगा तब ये डिफाइंड होगा, तो पॉजिटिव वाला कंडीशन मान करके और चेक कीजिए कि x के किस किस वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव ही रहता है और कब ये नेगेटिव हो जाता है। तो जब ये नेगेटिव होता है स्क्वायर रूट के अंदर तब ये अनडिफाइंड होता है। तो उन सारे पॉइंट्स को सेट ऑफ रियल नंबर में हटा कर के जो बचेगा वही हमारा रेंज कहलाएगा। ठीक है, तो इसे ट्राई करेंगे। कक्षा यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।